अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। कौन से मौज़ूआत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले आपको बता देते हैं जी। तहरीक इंसाफ का हर हाल में मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला सामने आया है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज कहा यह गया है कि ठीक है जी, आप तहरीरी तौर पर जो मांग रहे थे हमसे कि इन राइटिंग दे दें, वो हम इन राइटिंग देने को तैयार हैं। कहा किसने है, उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी है और कहा है कि जो मुतालिबात हमने कहा था कि ये मुतालिबात हमारे पूरे कर दें तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, उन पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, वो अब हमें इजाज़त मिल गई है बानी की तरफ से, वो अब हम तहरीरी तौर पर दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं, जैसे शेख वकास साहब ने कहा कि मुज़ाकरात हो तो रहे हैं लेकिन हमें लगता नहीं है कि इसमें से कुछ निकलेगा। तो जब इन्हें लगता है कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तो फिर इतनी सारी चीजें मानी क्यों जा रही हैं हुकूमत की? लगता नहीं था कि पीटीआई लिख कर देगी, तैयार होगी इस पर, लेकिन हो गई। क्यों हो गई और अब क्या होगा आगे, इस पर हम आज बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ जी हम बात कर रहे होंगे माशी तरक्की की। जी, पाकिस्तान ही में माशी तरक्की की। मुझे लगा शायद आपको लगे कि मैं किसी और मुल्क की आज बात करने जा रही हूँ, नहीं, मैं पाकिस्तानी के बारे में आज बात कर रही हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि माशी तरक्की के लिए सबको साथ मिलकर बैठना होगा। अब हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि वो किस पार्टी की बात कर रहे हैं, वो किसके साथ मिलकर बैठना चाह रहे हैं? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बैठना चाहते हैं जो आए दिन उनके साथ नाराज है, पावर शेयरिंग फार्मूले को लेकर बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका इजहार कर देती है। कभी वो पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रही होती है, कभी वो पीटीआई के साथ लगता है कि खड़ा होने को किसी दम भी तैयार रहती है। उसकी बात कर रहे हैं या फिर पीटीआई की बात कर रहे हैं? वो किस पार्टी की बात कर रहे हैं कि सबको साथ मिलकर बैठना होगा? और अगर ये सब साथ मिलकर नहीं बैठते हैं जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, तो ये जो फिर उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, इस पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? ये हमारा आज का सवाल रहेगा। और जी हम बात कर रहे होंगे इंटरनेट के सुस्त होने से मुतालिक, जिसको सुस्त किया गया है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है कि इंटरनेट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी सनतें हैं, ऐसे शुबे हैं जिनके लोगों ने इस पर शदीद तरीन एतराज़ किया, लेकिन उन्होंने ये एतराज़ नहीं किया खुद। जब वीपीएन से मुतालिक बात हो रही थी, जब वज़ारत इंफॉर्मेशन से बात की गई, पीटीए हुकाम से पूछा गया, तो कहा यह गया कि जी हमने तो ऐसे इसलिए किया कि हमें वज़ारत दाखिला की जानिब से हिदायत थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजे का एक बयान हमारे सामने आया ना नाज़रीन, वो आया है चेयरमैन पीटीए की जानिब से। उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुल्क में जो है वो इंटरनेट स्लो है और उसके स्लो होने से नुकसान हो रहा है और उसको स्लो नहीं होना चाहिए, तो मुझे आज पता चला है। ये वैसे उन्होंने आज नहीं कहा, कुछ दिन पहले कहा था, लेकिन आज चूंकि हम तारड़ साहब के बयान को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या बयान है आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता देती हूँ कि आज हमारे साथ गेस्ट कौन कौन मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी शहजाद अनवर फारूकी साहब, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। साथ उनके आप देख सकेंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब को, क्योंकि वो भी वीडियो लिंक पर हैं, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफीक साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार, इस वक्त मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं जी इस्लामाबाद स्टूडियो में। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का आगाज़ जो है शहजाद साहब, वो भी मैं आपसे करना चाह रही हूँ, वो इसलिए भी करना चाह रही हूँ कि आपको गिला भी बहुत रहता है ना कि मैं सारे सवाल जो हैं वो किसी और से पूछ लेती हूँ। तो सवाल मेरा आपसे ये है शहजाद अनवर फारूकी साहब कि अब तो तहरीरी तौर पर लिख कर देने पर मुतालिबात पीटीआई आमादा हो गई है, अब आपको लगता है कि मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, कुछ नतीजा निकलेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। और चूंकि आज प्रोग्राम का आगाज आपने मुझसे किया है तो मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं कि आप तमाम लोग इस वक्त जो स्क्रीन पर मौजूद हैं बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, और आप लोगों का थोड़ा थोड़ा जो अक्स मुझ पे पड़ रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा मैं भी खूबसूरत दिख रहा हूँ। तो बहरहाल आसमा भी आप नंबर ले गई हैं, चूंकि हम सारे लोग जो हैं वो तो बहरहाल आपके सामने फीके ही रहेंगे। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो आज मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त जिसको आप कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पर लिख कर देने को तैयार, मतलब ये है कि इसके अलावा उनके पास चारा नहीं था, लिख के देना पड़ना था उनको, बस वो कुछ वक्त गुजारना चाहते। मुझे अभी भी डाउट है कि वो मेरा ख्याल है 20 जनवरी के आसपास कहीं लिख कर देंगे, और शायद ये वो कुछ लिखा हुआ नहीं होगा जो आज तक हम सुन रहे हैं। और मेरा तो मानना यही था कि अभी मुज़ाकरात जो हैं वो आगे चल के कहीं फ्रूटफुल होंगे। अभी मुझे फिलहाल फौरी तौर पर तो उस तरह से कोई चीज नजर नहीं आती। अच्छा। लेकिन पीटीआई की तरफ से अगर हम उनकी जगह पे खुद को रख के देखें तो मुझे लगता ये है कि उनको बहरहाल इस प्रोसेस को आगे लेके जाना है। उनके पास फिलहाल और कोई रास्ता है नहीं। जब तक उनको कोई और रास्ता सूझेगा नहीं, कोई रास्ता, कोई इम्कान उनको नजर नहीं आएगा,
तब तक वो इस रास्ते पर चलते रहेंगे। हाँ, साथ सर फिर साथ सारी डिमांड्स मानते रहेंगे शहजाद साहब इस रास्ते पे चलते हुए? और भी कोई डिमांड आ जाती है वो भी मान ली जाएगी सर, इतनी मजबूरी है? नहीं, डिमांड तो मानना बिल्कुल एक और बात है। देखिए, मतलब मेजर डिमांड क्या है? मेजर डिमांड तो उनकी ये है कि जी 8 फरवरी का हमारा मैंडेट वापस करें। अब साल होने को आ गया, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हमारा जनाब जो हमारे सियासी असीरान है, जिनको वो सियासी असीर कहते हैं, दूसरी जानब आपको पता है कि एक मौक़िफ़ मौजूद है कि ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी टोला है। तो इसके दरमियान में ये दोनों दो इंतहाएं हैं। अब इनके दरमियान में कहीं पे जाके कोई रास्ता कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमें हालात के जबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी इंतहा पर खड़े हैं, इसके दरमियान में आने को वो तैयार नहीं है। तो हालात का जबर ही एक ऐसी चीज है जो आपको कोई दरमियानी रास्ता निकालने पर मजबूर कर सकता है। बाकी आपने अभी जिक्र किया था इंटरनेट का, तो अभी भी कभी तस्वीर धुंधली हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है। मैं अभी कोई 1 घंटा पहले इंडियन टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में था, तो 6 दफा जो है वो मेरा डिस्कनेक्ट हुआ, तो वो मुझे ताने दे रहे थे। मुझे बिलाखिर शर्म आ गई और फिर मुझे भागना पड़ा उस शो से, चूंकि मैं वहां पे जवाब ही नहीं दे पा रहा था। तो ये मैं हमारी जो हुकूमत के जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये हमारे लिए पूरी दुनिया में जागरसाई का बायस बन रहा है। और अगर हमारी जो शुरफा है या अशराफिया है वो ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से हमारी दुनिया में कोई इज्जत में इजाफा हो रहा है या इस तरीके से आप कोई चीज रोक पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ रोक पा रहे हैं। मेहरबानी करें हमारे हाल पर, और हमारी जो कोई थोड़ी बहुत इज्जत है वैसे ही हमारी कोई खास उस तरह से नहीं है, तो अगर कोई थोड़ी बहुत बच गई है तो उसको बचा रहने दें। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक करिश्मा तो हो गया ना सर, चेयरमैन पीटीए को ये पता चल गया है कि जी गलत है पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद करना। तो चलें, जब उनको वो असल में मरीख के दौरे पे गए हुए थे, वो मरीख के दौरे पे गए हुए थे, आज ही उनकी वापसी हुई है। वो स्पेस शटल आई है, वो स्टारलिंक के जरिए जो स्टारलिंक का जो रॉकेट उसके ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं अब काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। क्यों तकरीबन तमाम ही चीजें जो हैं पीटीआई उस पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती हुई हमें दिखाई देती है। 2 चीजें सिर्फ मैं गिनवा देती हूँ सर। एक तो ये कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लोग चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे हैं, लेकिन फिर उनसे मुज़ाकरात किए। तहरीरी तौर पर लिख कर नहीं देंगे, अब तहरीरी तौर पर भी हम लिख कर दे देंगे। मुलाकात नहीं होगी, मुज़ाकरात का तीसरा दौर नहीं होगा। अब कहाँ गई सर मुलाकात वाली डिमांड भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा इकबाल साहिबा जी सर, ये सारे मामलात वो हैं जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की कोई सोच, कोई पॉलिसी यकसू नहीं है। ये एडहॉकिज्म के ऊपर इनकी थॉट चल रही है। ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कोई मजबूत सियासी राय अमल नहीं है। बहरहाल मैं फिर भी इस सारी सूरत हाल में जो चेयरमैन पार्टी है बैरिस्टर गौहर, उनके सब्र को, उनके तहम्मुल को, उनके तदब्बर को दाद देता हूँ कि तमाम सियासी अकाबरीन जो मुज़ाकरात करवाने के मुखालिफ हैं उनके खिलाफ जबरदस्त किस्म के बयानात दाग रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, वो फिर भी कह रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात करने हैं, हमें चीज़ें मुज़ाकरात के जरिए आगे लेके चलनी है। अब ये सारे बयानात देने के बाद भी आज बानी तहरीक इंसाफ ने उनको इजाज़त दे दी कि जाएं आप हर हाल में मुज़ाकरात जारी रखें। और तीसरी नशिस्त इस शर्त पे, इस उम्मीद पे करें कि शायद तीसरी नशिस्त के बाद ही मुज़ाकराती कमेटी को बानी से पुरफिजा मुकाम में मुलाकात का मौका मुयस्सर आ जाए। और तहरीरी तौर पे मुतालबा देने में कोई कबात नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ सीधी सीधी एक बात कह रहे हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाइए, जुडिशल कमीशन बन जाएगा तो मामलात को हम आगे लेके चलेंगे, मामलात को, मुज़ाकरात को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि सियासत में आपने चढ़ाई करके देख ली, एहतजाज करके देख लिया, बलवा करके देख लिया, IMF को खत लिख के देख लिया, आईनी तरमीम रोक के देख ली, हर चीज कर ली, मौलाना फजल रहमान साहब से हाथ मिला के भी देख लिया, उनके गोडे गिट्टे पकड़ने के बावजूद आपको कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ। तो अब आप मुज़ाकरात करके, मुज़ाकरात के जरिए इन सियासी पहलवानों को पिछाड़िए, पार्लिमान के अंदर नंबर सीधे कीजिए और उसके बाद अपनी मन मर्जी से जैसे मर्जी आप कानून साजी कीजिए, जैसे मर्जी आप चीज़ों को चलाइए, आपको कोई नहीं रोकता। और बानी तहरीक इंसाफ का मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भाई बानी तहरीक इंसाफ खुद बैठे हुए जेल में और उनके नाम लेवा जो है वो बैठे हुए मौज में। तो वो कहते हैं भाई मुझे भी बाहर निकालो,
نہیں تو وہ ان کو سیٹ اپ میں کیسے سیدھا ہونے دیں گے؟ سو یہ مذاکرات جو ہے، میں آپ کو اس وقت بھی کہتا تھا، مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، پارلیمان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے بھائی شہزاد فاروقی صاحب یا باقی جو احباب اس وقت کہتے تھے کہ نہیں جی مذاکرات نہیں ہوں گے یا ڈیل نہیں ہوگی یا ڈھیل نہیں ہوگی، آج سارے ایسا اس بات پہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی چلے اچھی بات ہے، فار دی سیک آف دا کنٹری، فار دا پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلٹی، کوئی نہ کوئی آرگومنٹ بھی ہو، لیکن بہرحال مذاکرات تو چل رہے ہیں۔ اچھا اب 2 دن کے اندر 14 قسم کے انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں۔ ملاقات کرا دیں، ملاقات کروانے میں کیا قباحت ہے؟ پرفضا مقام میں ملاقات کرا دیں، ایسی ملاقات کرائیں کہ جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نہ ہو، ریکارڈنگ نہ ہو، کوئی چیزیں نہ ہو۔ اس میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے، بالکل بری بات نہیں ہے۔ میں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے دل بڑا کرے، ان کو حضور کسی پرفضا مقام پہ لے جائیں، پی ایم ہاؤس کے گراؤنڈ میں ملاقات کرا دیں، شالیمار گراؤنڈ کرا دیں، کسی اور جگہ کرا دیں، جائیں کھل کے بات کریں، جہاں نہ کوئی کیمرہ ہو نہ ریکارڈنگ ہو۔ بھئی آپ نے ایسی باتیں کرنی کون سی ہے جس سے آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی چیزیں کوئی سن نہ لے؟ وہ سیاسی مذاکرات ہے، لکھ کے دیں کہ جی جوڈیشل کمیشن ہے، چیزیں کریں، چیزیں آگے چلائیں، اس میں آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں کسی اور کا وقت 1 منٹ لوں گا۔ جی کاشف رفیق میرا بھائی جو ہے وہ ایک بڑا آدمی ہے، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ تمام بڑے لوگوں والی آتی جا رہی ہیں، فون یہ نہیں اٹھاتے، اور پھر یہ پروموٹر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک فریق کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو رنگ میں پھینک دیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ جی جاؤ پارلیمنٹ میں جا کے آپ نمبر سیدھے کرو۔ نمبر تو جن لوگوں نے جو سیدھے کرنے تھے وہ 9 فروری کو سیدھے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے حضور، میری بات سنیے فاروقی صاحب، یوں نہ کیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کھلی باہوں کے ساتھ منتظر تھے تحریک انصاف والے آئیں اور ہم مل کے حکومت بنائیں، تو آپ بانی تحریک انصاف نے انکار کیا تھا حضور۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ رنگ میں تھے یا نہیں تھے؟ یہ جس جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ مخالف کو ایسے بھی چھاڑتا ہے، جو اقتدار میں ہوتا ہے سوری، آپ لوگ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا، میں چاہ رہی ہوں بس نوشاد صاحب کو ایڈ کر لوں اس میں۔ نوشاد صاحب ابھی تعریف فرما رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب کی، کاشف صاحب اب وہ واقعتاً تعریف کر رہے تھے، یہ طنز کر رہے تھے، میرے خیال میں اب یہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ صرف بیرسٹر گوہر نہیں ہیں، شیخ وقاص ہوں اور ایون شیر افضل مروت صاحب ہوں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ عمران خان سے ملنے تو ہمیں دے نہیں رہے، تو پھر یہ مطالبات ہمارے خاک مانیں گے۔ تو جن مطالبات کے مانے جانے کا آپ کو یقین ہے کہ نہیں مانے جائیں گے، اسی لیے اتنے بڑے بڑے بیانات دیے جائے، تو پھر آپ لکھ کے کیوں دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی جسے کہہ لینا کہ لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو رہا کر دیا جائے گا یا وہ ڈیالہ جیلز کے دروازے کھل جائیں گے، تو تب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے کھل جائیں، لیکن کھلنے سے پہلے کچھ عدالتی کارروائی ہے، کچھ پروسیس ہے، کوئی معاملات ہیں جس کو پورا کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح سے یہ جو لکھ کر دینے والی بات ہے یا مذاکرات کو آگے بڑھانے والی بات ہے، یہ جب تک آپ اس پروسیس کو پورا نہیں کریں گے آپ کسی طرف جا نہیں سکتے، کسی طرف لگ نہیں سکتے۔ دیکھیے سمجھنے کی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ اس وقت مذاکرات کی ضرورت کس کو ہے۔ سب سے پہلی ضرورت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہے، جن کے بانی اس وقت جیل میں قید ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے رہا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری یا تیسری بات نہیں ہے۔ سر یہ ضرورت تو پہلے بھی تھی نا، اب یہ ضرورت ایک دم سے اتنی انتہائی ضرورت میں کیسے بدل گئی سر؟ I really want to know that کہ اب سبھی کچھ مانے جا رہے ہیں، پہلے آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہے تھے، اب آپ لکھ کے بھی دینے کو تیار ہیں، ہر چیز پوری کر رہے ہیں سر۔ دیکھیں ڈوبتے کو نا تنکے کا سہارا ہوتا ہے، بعض تنکے ایسے ہیں جس کے سہارے پہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، چاہے وہ امریکی سہارا ہو، وہاں کا تنکا ہو، چاہے کسی کی صدارتی ہو اس میں آنا ہو، یا کسی کا یہ خیال ہو کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ کوئی کسی کو سزا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ جڑ سکتی ہیں۔ کیونکہ میں نہ چاہ کے بھی جو دوسری پریس ریلیز ہے اس کے اندر ایک 9 مئی کی انکوائری کو میں آج تک بھلا نہیں سکا، وہ میرے دماغ میں ثبت ہو کر رہ گئی ہے کہ اس کو بتانے کا مقصد کیا تھا۔ فرض کریں انکوائری ہو بھی رہی ہوتی تو اس کو بتانے کی کوئی ضرورت شاید نہیں تھی، لیکن بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو ایک جسے کہہ لیجئے کہ ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا تھا۔ تو باہر طور اس کورٹ مارشل کی سزا کی صورت میں بھی معاملات بہت خرابی کی طرف جا بھی سکتے ہیں، اللہ کرے کہ نہ جائیں لیکن جا بھی سکتے ہیں۔ جو پاسبلٹیز موجود ہیں اس پاسبلٹیز میں پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے تحت یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ بار بار ادھر مکر بھی رہے ہیں، واپس بھی آ رہے ہیں، پھر بات کر رہے ہیں، پھر بانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات کو جاری رکھیں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے حکومت کی بھی یہ مجبوری ہے۔ آپ کی بات درست تھی کہ اڑان
को कैसे कामयाब बनाया जाएगा। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो हुकूमत की ये ख्वाहिश और कोशिश जरूर रहेगी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, लेकिन सियासी इस्तेहकाम बानी की रिहाई से पैदा नहीं होगा। सियासी इस्तेहकाम उन एश्योरिटीज से पैदा होगा जिसके बारे में इस वक्त खबर आ रही है। अभी खबर आई है कि बानी तहरीक इंसाफ ने ये गो अहेड दे दिया कि इदारों के खिलाफ बात नहीं की जाएगी। अपनी तंजीम को, अपनी जमात को ये कह दिया है उन्होंने कि आप इदारों पे उंगलियां उठाना बंद कर दें। ठीक हो गया सर ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गारंटी देनी पड़ेगी कि वो आइंदा सड़कों पर आकर वो कुछ नहीं करेंगे जो वो 9 मई या 26 नवंबर या दीगर जो इस्लामाबाद चढ़ाई समेत दीगर यानी इंतशार की सियासत को तर्क करेंगे। ये वो श्योरिटी है जिसकी लालच में हुकूमत जो है मुज़ाकरात करना चाहती है, कर रही है। और उन्होंने बाकी जमातों को भी इसलिए साथ बिठाया है कि कल को इस बात की गारंटी रहे कि तमाम जमातों के रहनुमा जो थे वो उसके अंदर मौजूद थे और जो जो बात हुई है उसके गवाहान मौजूद थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्डक्ट क्या था और हुकूमत का कॉन्डक्ट क्या था और उसको वो इस्तेमाल कर सके अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात से बैकआउट करती है। ठीक हो गया नौशाद साहब, बहुत टाइम हो गया ना सर जी, मुझे जाना है ताहिर साहब के पास, वरना फिर ब्रेक आ जाएगा, वो अपनी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। मैं वापस आ जाती हूँ सर अगले सेगमेंट में आपके पास। ताहिर साहब, आप सर ये फरमा दीजिएगा कि अभी हम कल परसों से कुछ बैकडोर राब्तों का भी सुन रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से ये मुतालिबात लिखकर देने की बात हो रही है, इजाजत दे दी गई है, कह दिया गया है, तो इससे आपको नहीं लगता कि नहीं वो बिल्कुल गलत बात थी? क्योंकि अगर वहां पर मुज़ाकरात हो रहे होते तो इन्हें इतनी जल्दी ये बात मानने की जरूरत नहीं थी कि ठीक है जी हम लिख के भी दे देते हैं। देखिए, जो बात इंसान कह रहा हो वो लिख के देने में क्या हर्ज है, क्योंकि यहाँ तो लोग कई से मुकर जाते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात कराऊंगा, अल्लाह रसूल को गवाह बना के खाना काबा में कह के 90 दिन में इंतखाबात कराऊंगा कह के मुकर जाते हैं। तो लिख के क्या, कायदे आज़म ने 14 नकात लिख के नहीं दिए। हमारे दोस्त जो हैं वो जराए से खबरें चलती हैं, उनको बानी पीटीआई का नाम नहीं ले सकते, उनके नाम से मंसूब करके चला देते। औकात हमारी ये है। और यार कुछ तो हमें ये देखना चाहिए, पाकिस्तान को जरूरत है मुज़ाकरात की तहरीक इंसाफ के साथ। हुकूमत, जिस मुल्क का ग्रोथ रेट 1% से कम हो, आबादी 2% से ज्यादा हो, और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमतों से सबसे ज्यादा बैरूनी कर्जा ले ले, उसको हुकूमत को मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? आप पाकिस्तान की 75 साल तारीख को देखें, मैं आपको 10 इंस्टेंस बता सकता हूं कि पाकिस्तान में अगर मुज़ाकरात कामयाब होते, पाकिस्तान उन तबाहियों से बच जाता। अब भी हम पता नहीं किस खुशफहमी में, सुन तो सही तेरा जहां में फसाना है क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया ताहिर साहब। मैं वापस अगले सेगमेंट में, ज़ाहिर है कि कुछ और सवाल भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में जब हम मिलेंगे ना तो हमें बात करनी है जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, जो माशी तरक्की के लिए सारी जमातों को साथ मिलाकर बिठाना चाहते हैं। और आज उन्होंने बड़ी अहम बात ये भी कही है कि अगर कोई पाकिस्तान में ये समझता है, पाकिस्तान के हवाले से ये समझता है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, तो वो फिर अहमकों की जन्नत में रहता है। यानी वो खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी हमें IMF से मामलात जो हैं बहुत सारे वो दोबारा से तय करना होंगे, लेकिन हम रखेंगे लोगों के या अपने पैनलिस्ट के सामने मुख्तलिफ सवालात, खासतौर पर जिस तरह से मुआशी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो ये मुतज़ाद आरा क्यों आती हैं और एक ही शख्सियत जो है वो मुतज़ाद बातें क्यों करती है? वज़ीर आज़म ने खुद भी आज अपनी इस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारी मुतज़ाद बातें की हैं। सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि वो मुल्क जिसका एक बड़ा एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स हो रहा हो, तो क्या वहाँ पर वाकई ये कहना सही होगा हुक्मरानों की जानिब से कि माशी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर है? ब्रेक के बाद करते हैं इस पे बात। वेलकम बैक जी। वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में जहाँ एक तकरीब हो रही थी उसमें खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप मुझे बताएं, वज़ीर आज़म तो तैयार है सबके साथ मिलकर बैठने के लिए, इनके साथ बैठने को कौन तैयार है सर? अस्मा, देखें, वज़ीर आज़म साहब ये बात अब से नहीं कह रहे, ये बात सदर जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट में की, तहरीक इंसाफ के दौर में की, जिस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी या पोजीशन में थे, उस वक्त भी बागे दौल ये कहा गया कि आप सियासी तौर पे जो मर्जी कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी कर लीजिए। ठीक है। उस वक्त चूंकि हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, वो समझते थे कि 10 साल के लिए हमें हुकूमत मुयसर आ गई है, हमें क्या जरूरत है इनसे बात करने की। उस वक्त एक ही राग लापते थे, NRO नहीं दूंगा, चोरों को नहीं छोड़ूंगा, बाहर नहीं जाने दूंगा, नहीं बात की गई। फिर दोबारा PDM के दौर में भी यही बात की, आज भी उन्होंने ये बात की।
دیکھیے آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس مذاکرات میں جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ہماری برادری کے ہوں یا سیاسی خانوادے سے ہوں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی ملک کے لیے مذاکرات ضروری ہیں, چیزوں کے لیے مذاکرات ضروری ہیں, آگے چلنا چاہیے, سسٹم کو سٹیبل کرنا چاہیے. تو پھر اچھی بات ہے, آئیں مذاکرات کریں, اکانومی کے اوپر بھی چارٹر آف اکانومی کر لیں کہ جی حکومت جس مرضی کی ہو, یہ ایک پیرامیٹرز ہے 2 دہائیوں کے لیے, اور ان معاشی پالیسیوں کو, ان چیزوں کو, ہم اہداف کو حاصل کریں گے, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو اکانومسٹ ہیں, جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں, ان کو شامل کر لیجئے, ایک گرینڈ ڈائیلاگ کر کے ایک چیز لاک کر دیجئے کہ ہم نے مارک اپ ادھر رکھنا ہے, ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا, ہم نے ٹیکس کیسے بڑھانا ہے, اور جو بھی سیاسی جماعت حکومت میں آئے گی وہ اپنی اس معاشی جو ایگریمنٹ ہے اس کو فالو کرے گی. یہ جو چیز آپ ہمارے یہ تو کسی خواب محل کے اندر ہو سکتا ہے, پاکستان میں نہیں ہو سکتا سر, کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات کی تھی, بانی تحریک انصاف اس بات پہ کنونس ہو گئے تھے, لیکن ان کا یہ تھا, اور بات ان کی ٹھیک تھی قانونی طور پہ, انہوں نے کہا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیے, الیکشن جو بھی جیت جائے یا ہار جائے اس کے بعد ہم چارٹر آف اکانومی بیٹھ کے کر لیں گے. یہ انہوں نے ایگری کیا تھا, لیکن 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے. اگین وہ ایک ایسا آئینی اور قانونی سکم موجود ہے کہ جب کبھی تحریک انصاف کی حکومت آئی یا جس کو کسی کو خیال آیا کہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے, اس سارے ٹینیور کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. لیکن ایک چیز بڑی ڈیولپ ہوئی ہے, وہ میں ساتھ آپ سے 1 منٹ اور لوں گا کہ دیکھیں ایک ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی, مذاکرات کیسے ہوں گے, NRO کیسے دیا جائے گا, معافی تلافیاں کیسے ہوں گی. بہرحال بانی تحریک انصاف کی آج صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں بہت ساری چیزیں انہوں نے گفتگو کی ہے, اس میں جو 1-2 چیزیں یہ بھی گفتگو کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ شہزاد فاروقی صاحب اس بات پہ افینڈ نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کے اوپر معافی مانگنے کو تیار ہوں, میں 9 مئی پہ معافی مانگنے کو تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ CCTV فوٹیج سے یہ ثابت کر دیجئے کہ اس میں تحریک انصاف کے لوگ شامل تھے. تو وہ تو بڑا ایزیلی ثابت ہو جائے گا. اچھا آپ یہ ثابت کر دیں, وہ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں گے, چیزیں آگے چلی پڑیں گی. یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں نوشاد صاحب, کاشف صاحب, یہ کیسے ہو گیا, بانی کیسے تیار ہو گئے؟ یہ تو ایک پوائنٹ ہے جس پہ وہ نہیں تیار ہو رہے, اسی وجہ سے اتنا کچھ بھگتا ہے انہوں نے اتنا عرصہ. دیکھیے بانی کو تیار ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے. جب آپ کسی کو سزا یافتہ کو بلا کر CM ہاؤس میں ہار پہنائیں گے تو آپ یہ اس کو اون کر رہے ہیں. جب آپ اون کر رہے ہیں, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ 9 مئی کا جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے. اب معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بچے گا نہیں. ایک بات. دوسری بات, ادارہ اس سے کم پہ راضی بھی نہیں ہے اس وقت جو سچویشن ہے. میں نے آپ کو شاید پرسوں کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ کچھ ملاقات کے اندر کوئی ایسی ملاقاتیں ہوئیں جن میں یہ بات واضح طور پر آئی کہ ان کا 9 مئی پہ موقف تبدیل نہیں ہوا, 1% بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے. جب فوٹیجز کی بات کی جاتی تھی, جب یہ کہا جاتا تھا, اب بانی تحریک انصاف اپنے جو ہے تمام ورکرز کو تو نہیں جانتے, لیکن جو ورکرز وہاں موجود ہیں جن کی موجودگی کی ویڈیو فوٹیجز ہر جگہ موجود ہے. یہ صرف ایسی فضول بات ہے کہ آپ فوٹیجز پہ پیش کر دیں. فوٹیجز ہر بندے نے دیکھی ہیں, پورے پاکستان نے دیکھی ہیں, چینلز پہ چلتی رہی ہیں, بہت سی جگہوں پہ وہ فوٹیجز موجود ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں. جناح ہاؤس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے, اس کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آن پیپرز ڈاکیومنٹڈ رکن ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, سم ہاؤ اس کو جسٹیفائی نہیں کر, بالکل اسی طرح جس طرح 26 نومبر کو لاشیں گرنے کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی یہ دیکھیں 4 ٹی وی چینلز کے دفتر ہیں وہاں پر, وہ کوئی بھی کیمرہ لگا کے اس کو لائیو کر سکتا ہے. وہاں گولیوں کی آواز ضرور آئی ہوگی, لیکن وہ آج سارے رپورٹرز بیٹھ کے جو اس وقت کور کر رہے ہیں وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ جی گولی چلنے کی آواز ضرور آئی, لیکن وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے گارڈ نے چلائی جب وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیانیے بنا لیتے ہیں, ان کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جسٹیفائی نہ کرنے کی بنیاد پر پھر آپ کو مسائل کا سامنا, اور یہی تو یو ٹرن کی گیم ہے. تو سر یہ جو جسٹیفائی کرنے کی بات ہو رہی ہے, سر یہ جو جسٹیفائی کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میں شہزاد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی نوشاد صاحب کی اس بات پہ کہ ایسی ڈیمانڈ ہی کیوں کی ہے جس کو تو بڑی ایزیلی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, رکھا جا سکتا ہے کہ یہ لیں جی, یہ CCTV فوٹیجز ہیں آپ کے لوگوں کی, یہ PTI کے لوگ ہیں, کرتا دھرتے ہیں بہت سارے اس میں سے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیوں کریں گے بانی اتنا؟ میں تو ریلی سوری, بہت معذرت کے ساتھ میں اس کو بچگانا مطالبہ کہوں گی. سر یہ کیا مطالبہ ہے کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں, پوری CCTV دکھا دو. اچھا سنیے, گزارش یہ ہے کہ آپ اگر خیالات کی دنیا میں, یا وہ ہم نے بچپن میں ایک پڑھا تھا سویا ہوا محل جس میں
तमाम लोग सोए होते हैं और फिर एक शहजादा आता है, तो फिर ये शहजादा आएगा और वो उठा देगा। ये कितनी खूबसूरत बात कही कि जी बयानिया हो गई, शिकस्त हो गई। भाईजान, अगर बयानिया को शिकस्त हो गई होती तो पाकिस्तान इतना अदम इस्तेहकाम का शिकार क्यों है? अगर इस बयानिया को किसी ने नहीं माना तो लोग आज भी आपकी अप्रूवल रेटिंग क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि बयानिया झूठा क्या है या सच्चा क्या है, लेकिन जहां तक बात है कि बयानिया जो है वो किसी ने मान लिया है या नहीं माना, तो इसके ऊपर हमें डिबेट करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आज तक की फुटेजेस मैंने देखी हैं कम से कम, उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो इसको कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, अनटिल अनलेस आप इसको जुडिशियल कमीशन में साबित कर दें तो मैं माफी मांग लूंगा। ये उन्होंने पहले भी कहा था, इसमें मेरे नजदीक कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें अभी हमें ये भी देखना होगा कि फुटेजेस में किसने क्या किया, कौन सा अमल किसने किया, और जिसकी वजह से ये नौबत यहां तक आई। 9 मई का वाकया एक अफसोसनाक वाकया है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, काबिल मजम्मत भी है, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, इसकी वजूहात जानना बहुत जरूरी है। और जब तक आप सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसको एक जुमला ऐड कर लूं माजरत से सर, ये जुडिशियल कमीशन की जो आपने बात की ना, बिल्कुल बात ठीक है। मैं तो ये उस बात के ऊपर है कि जुडिशियल कमीशन बनेगा, उसके बाद माफी मांगी जाएगी और उसके बाद ऐलान ला ताल्लुकियें भी की जाएंगी। बस इसको मैंने कंप्लीट करना था। अच्छा, मैं फिर दोबारा गुजारिश करता हूं बात, आप फिर वही कह रहे हैं कि बयानिया को शिकस्त हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं इतना आगे जा नहीं रहा ना, मुझे ये लगता है कि ये सारी की सारी टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए काशिफ साहब, शहजाद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो खबर अभी आप दे रहे हैं, एक जुमला सर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद का शिकार हुई क्या? उस वक्त तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमएनएज ने नवाज शरीफ से टिकटों की गारंटी के ऊपर अपनी वफादारियां तब्दील नहीं की? यहाँ 6 महीने बाद कोई बयानिया होता है, साल बाद कोई बयानिया होता है। आप किस बयानिया को, हम तो बात कर रहे हैं कि भाई आप मुल्क की इकॉनमी के लिए इकट्ठे हो जाए ना, आप मुल्क की इकॉनमी अपनी जात के लिए मुज़ाकरात करें, मुल्क की इकॉनमी के लिए क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए फिर आपको 9 फरवरी की जरूरत क्यों लाहक हुई? अगर मियां नवाज शरीफ से सारे लोग मिल रहे थे तो उसके बाद फिर आज मियां नवाज शरीफ मुंह में गोगनियां डालकर क्यों एक तरफ बैठे हुए हैं? आपने उनको क्यों एक तरफ? ठीक हो गया शहजाद साहब, ब्रेक पर जाने हैं मुझे, फिर बात वो ताहिर साहब बात कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपनी। ताहिर साहब, आप मुझे ये बता दीजिएगा, वापस आ जाते हैं जो हमारे सेगमेंट का टॉपिक था, माशी तरक्की, जिसके हवाले से आज वजीर आजम ने बात की है। मुझे जरा ये समझा दीजिएगा कि जब हम इसहाक डार साहब की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि मईशत को जहां पर हम ले गए हैं वहां से पहले कोई नहीं लेके गया, जितनी तरक्की हमने इसके अंदर की है उतनी शायद पॉसिबल ही नहीं थी, हमने तो वो कर दिखाया जो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन दूसरी जानिब वजीर आजम कह रहे हैं कि ये जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, माशी तौर पर वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। से इतना बड़ा तजाद एक ही तकरीब में 2 शख्सियात के बयानात में। पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो बयानिए की बातें हैं, सियासी जमातें अपनी बयानिए पे कायम नहीं रहती। तो काशिफ रफीक साहब को याद दिला दूं कि हासिल बजंजो साहब का जो बयानिया था, सादिक संजरानी के वक्त मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया था, और आज जो बयानिया है, इनको मद्देनजर रखें तो ये इसमें यू टर्न लेते रहते हैं। और बजंजो साहब के मशहूर अल्फाज भी हैं। अब जहां तक आपका सवाल है, देखें जो मईशत है वो उसके बारे में कहा जाता है स्टूपिड इट्स इकोनॉमिक्स। यहाँ स्टैटिस्टिक्स मैटर करते हैं। 40% के करीब इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह है। आम आदमी की कुव्वत खरीद से चीजें महंगी हो गई हैं। 400-500 रुपए किलो दाल है, चिकन की कीमतें आप देख लें और चीजें देख लें। तो इसहाक डार या आप एक कैमरा लें और आप सेनेट और कौमी असम्बली के बाद जिस वजीर आजम को इंटरनेट बंदिश का नहीं पता, उसको आटे दाल के भाव का भी नहीं पता, और इसहाक डार साहब से ही पूछ लें कि दाल चना की क्या रेट है, या अपोजिशन से पूछ लें। तो ये जो चार्ल्स डिकन का नावल है ए टेल ऑफ 2 सिटीज, ये 2 शहरों में एक गरीब की दुनिया और है, अमीर की दुनिया और है। इनके एसेट्स किसी दिन टीवी पे दिखा दें कि डार साहब की जो महंगी पेंटिंग है वो कितने करोड़ रुपए की वो ऑप्शन में से हुई, या इनके एसेट्स और क्या हैं। तो ये हम इन लोगों पे जो बयानात, पाकिस्तान क्यों बार बार IMF के पास जा रहा है। मेरे चकवाल का एक बंदा मनमोहन सिंह जो है वो 90s में इंडिया को आखिरी दफा लेके गया है IMF, उसके बाद नहीं गए। और फिर उसके ने जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड इंडिया का किया है उसको कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने भी ऑन किया है। अब उसका स्टेट फनरल हुआ है। क्यों? क्योंकि वो IMF से मांग के इकोनॉमिक प्लान नहीं लेते, उनके से
डेपुटेशन पे लाया हुआ वजीर खजाना नहीं लेते। आज पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। वो डॉक्टर हफीज शेख हैं तो आपको हर उसमें नजर आएंगे मिनिस्ट्री में। ये औरंगजेब साहब जो हैं, ये औरंगजेब बादशाह के जानशीनों में से हैं और हैं। कौन किस है इसका, इनका नून लीग से क्या ताल्लुक है, किसी का तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है। तो ये उनके सामने जो दो अहम तरीन मिनिस्ट्री हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं ही नहीं, वजारत दाखिला और खजाना। ये मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का तो अब इससे बड़ी क्या चार्जशीट होगी कि जो हमारी IT मिनिस्टर हैं उनको भी नहीं पता कि इंटरनेट स्लो डाउन है। सर ये इंटरनेट वाला मामला सर आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता, जो रईस हो बेखबरी में। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो खुद चेयरमैन PTA को भी नहीं पता था अभी, लेकिन उनको पता चल गया है। अब पता लगने के बाद क्या होगा इस पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, मैं चाहूंगी कि दो ऐसे अल्फाज का आज जिक्र किया जाए जो काफी मिलते जुलते हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, अता तारड़ साहब, वो कहीं ना कहीं इस पे कंफ्यूज हो गए। आप जरा लिख के देख लीजिए या जहन में लाकर देख लीजिए। एक होता है सुस्त इंटरनेट, एक होता है सस्ता इंटरनेट। तो इंटरनेट तो सुस्त है पाकिस्तान में, लेकिन तारड़ साहब को लग रहा है कि सस्ता है। अलीफ उन्होंने बस इजाफी लगाया है, बाकी अब हकीकत क्या है क्या नहीं ये हमारे पैनलिस्ट बताएंगे। जी पाकिस्तान में नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट की बंदिश से होने वाले जो माशी नुकसानात हैं वो दुनिया भर में पहले नंबर पर हैं। इतना ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है इंटरनेट की जो मुख्तलिफ औकातकार में बंदिश रही है और जो सुस्त है उसकी वजह से। लेकिन जी चेयरमैन PTA जो हैं वो इतने सादा हैं, इतने मासूम हैं। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें बस अभी कुछ रोज पहले ही इसका इल्म हुआ है कि इंटरनेट की बंदिश जो है वो गलत होती है। ये सारा क्या मामला है, ये सारा क्यों है? मैं चाहूंगी ताहिर मलिक साहब आप इस पे गुफ्तगू फरमा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, तो जरा आप ही कंटिन्यू करें, कुछ हमें समझा भी दें सर। देखिए ये तो अब तय है कि ये सबसे बड़ी बात थी जिसके ऊपर दुनिया भर से रिएक्शन आया कि 8 फरवरी इंतखाबात के दौरान इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो लोगों को जो पोलिंग स्टेशन में जाने में और वोट पोल करने में दुश्वारी है। जी सर। यानी खरबों रुपए अरबों रुपए अखराजात आए इलेक्शन में, और पहले इस चीज़ की श्योरिटी इनकी जानिब से दी गई कि आज इंटरनेट स्लो नहीं होगा। तो हम दुनिया को कैसी खबरें दे रहे हैं। अभी ब्रेक पे जो शहजाद फारूकी साहब कह रहे थे, तो 2-3 साल पहले ये खबरें कहाँ से आती थी? ये कश्मीर के उस पार से आती थी कि लोगों को यूं उठा लिया, इंटरनेट बंद कर दिया। तो हम किस तरह की खबरें दे रहे हैं? हमें चाहिए दुनिया को, अवाम को, नौजवान को अच्छी खबरें दें। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लोग पैकेज लेते हैं 500 का, 700 का, 1000 का कार्ड हफ्ता 10 दिन के लिए, और वह ना आए तो इससे बड़ा एक धोखा रियासत सर लगता है वो नहीं ले क्या पाएंगे करे? सर वो वजीर इत्तलात साहब ने इससे बड़ी करप्शन क्या है? इससे बड़ी, और फिर ऑनलाइन बिजनेस आप देखें कि लोगों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन इकोनॉमी है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, स्टूडियो से बाहर निकल के आप बाइकिया और जो राइडर्स हैं और जो एप्स हैं उनसे पूछ लें जिनकी दिहाड़ी इस पर डिपेंड कर रही है। तो ठीक है, उनके ऑफशोर अकाउंट नहीं, वो लंदन में मालात नहीं, दुबई में नहीं, वहाँ साफी उनके घरों के बाहर माइक लेके उनके कदमों में बैठ के साफत नहीं करते, उनकी कोई खबर नहीं बनती, उनके घर उनकी माँ भूखी रहे तो कोई उस पर नहीं होता, हम जैसे दानिशवार उस पर आवाज नहीं उठाते। तो फिर भी मसाइल तो है ना माशरे में कि ये हम लोगों की इकॉनमी उनका चूल्हा क्यों। और आप हैरान होंगे कि एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 3 मुल्कों को इंटरनेट स्लो डाउन करने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त है। नुकसान एक साल में कितना हुआ? 1 अरब 62 करोड़ डॉलर। और मेरा ये सवाल है कि SIFC वाले सरमायाकारी कितने लाए हैं? तो सरमायाकारी इतनी आई नहीं, नुकसान दे दिया। जॉन एलिया का शेर याद आ गया कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो अब हम इसमें से उम्मीद की किरणें, हमारे बाकी पैनलिस्ट दोस्त रोशनी की किरणें, उम्मीद की किरणें और उड़ान पाकिस्तान के फजाइल बयान करने के लिए मैं स्टेज इन्हें देता हूँ। काशिफ साहब को देना डायरेक्टली, इनसे अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। हार गाड़ी में रह गए नीचे, वो हार लाने चाहिए थे। नौशाद साहब दूर हैं, इन्हें कैसे पहुंचाऊं हार? इनको TCS कर दे, TCS कर दे। कामयाबी पे एक हार या मिठाई का डब्बा बनता है। रियली बैड। काशिफ साहब बताइए। देखिए बात यह है कि जो अता तारड़ साहब है ना जी, इनके बयान को तो आप इतना सीरियस ना लिया करें। अच्छा। ऐसे आपने इतना टाइम भी लगाया, उसकी वजह यह है कि अता तारड़ साहब मसूब वही देर से नहीं दिया आपने जिनका एक शोरा आफाक बयान है जिससे मैं वाकई बड़ा मुतासिर हुआ था कि जनाब मुराद सईद साहब आए और चले गए।
मतलब ये एक तर्जुमा अपने जत्थे के साथ, मुसल्ला जत्थे के साथ। तो देखिए बात यह है कि अगर कोई चीज या गलत कोई हो लाशें गई नहीं है, गिरी, ये भी उनका बयान था ना, जो नौशाद साहब इशारा क्या कर सर, रहे सॉरी मैंने मिस कर दिया था कि कोई लाश नहीं गिरी, कोई बंदा नहीं, ये भी था जिसकी जानिब नौशाद साहब इशारा कर रहे थे कि कोई वायलेंस नहीं हुई। मेरा नुक्ता नजर वो ये है एक ही पेज पे है ना, कि नौशाद साहब और अता तारड़ साहब। अगर कोई चीज गलत हुई है, अगर किसी चीज के बारे में आप एक्सपर्ट नहीं है, अगर किसी चीज के बारे में आपको इदराक नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यार इस मामले में मुझे नहीं इल्म, या हमसे ड्यू टू फला सर्कमस्टांसेस हमसे ये मिस्टेक हुई है। सर आप शेयर कर रहे हैं इदारे को और आपको इल्म नहीं है, आप कह सकते हैं कि आपको इल्म नहीं है, आपको रिजाइन करना चाहिए अगर आपको इल्म नहीं है तो। हजूर मैं बात कर रहा हूँ अता तारड़ साहब, अता तारड़ साहब आईटी मिनिस्ट्री को चेयर नहीं कर रहे, आप मिक्सअप कर रही हैं चीजों को, ठीक है। लेकिन चेयरमैन साहब भी तो ये कह रहे हैं ना मुझे इल्म नहीं है, तो उनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए सर। आप अता तारड़ साहब की बात कर लें, फिर उसके बाद चेयरमैन सर वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो है ना। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक होती तो वो इस तरह के बयान दागते। मैं तो इस बात से एग्री कर रहा हूँ, मैं तो इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट सुस्त हुआ, इंटरनेट बंद हुआ, हम भी उससे मुतासिर हुए, बाकी लोग भी मुतासिर हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके बेहतर असबाब क्रिएट किए जा सकते हैं, इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अगर आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है तो उसको हमें देखना चाहिए कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप बिल्कुल इंटरनेट बंद कर दें, आपने और बहुत सारे लवाजमात किए हुए हैं, आप किसी के लिंक से इशू है, किसी चीजों से इशू है, इसके ऊपर फायरवॉल कर ले, कुछ कर ले, लेकिन बहरहाल ये है कि आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा मशीन है, जिनसे मुल्क को परेशानी हो रही है, इदारों को परेशानी हो रही है, उनको आप सेपरेट कर दीजिए। जिनकी इकोनॉमी चल रही है उनको आप सेपरेट कर दीजिए। चलें काशिफ साहब, आपने शहजाद साहब मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करने का टाइम मेरा और आपका है कि काशिफ साहब ने कोई एक चीज तो मानी है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं हुकूमत के इस इक़दाम से आवाम को परेशानी हुई है। नहीं मैं तो शहजाद साहब कहते हैं और भी बहुत सारी चीजें मानने को तैयार हूँ। शहजाद साहब हुक्म करें बस। वो बड़े समझदार हैं, वो बैलेंस करना जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह से कौन सी बात को तस्लीम कर लेने से उनका बोझ हल्का हो सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बंदे ने अपना बोझ भी तो हल्का कर लेना, आखिर कब्र में भी जाना है, हम सब ने जाना है अपनी अपनी कब्र में, तो अपनी कब्र हल्की करने के लिए इस तरह की छोटी मोटी बातें मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए एक होती है, जैसे आपने कहा ना, एक होता है सुस्त और एक होता है सस्ता, एक होती है बेशर्मी और एक होती है ढिठाई। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब याद आ गए जो कहते होते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो इंटरनेट की बंदिश और इस तरह के मामलात को जो डिफेंड कर रहे हैं और जिन्होंने 45 अरब लगा के तो एक फाइबर वॉल लगाई थी, जिन्होंने इंटरनेट के रास्ते में कोई खड़ी की थी फाइबर वॉल ईंटों के साथ, तो वो जाहिर अगर फाइबर वॉल है तो फिर ईंटों से भी लग सकती। शहजाद साहब आपके भी इंटरनेट में भी प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लगता है चेयरमैन पीटीए शायद ये प्रोग्राम देख रहे थे, उन्होंने कहा कह रहा था इंटरनेट बंद करो पहले। फायरवॉल अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये हम बार बार चेयरमैन पीटीए क्यों कह रहे हैं? एक चेयरमैन, एक बानी पीटीआई है, एक चेयरमैन पीटीए है, क्या बात है? मेरा भाई काशिफ जो है वो बताए ना कि कौन है चेयरमैन पीटीए और किसकी ये जिम्मेदारी है, जो जिनको आज पता चला है, जो मरीख से तशरीफ आज नहीं पता लगा, काफी पुरानी बात है ये, कायमा कमेटी के इजलास में काफी पुरानी बात है सर। 8 दिन हो गए शायद। हफीजुर रहमान साहब 8 दिन हो गए। वही हैं जिनसे अता तारड़ साहब पूछने की हिम्मत नहीं रखते। अरे चले नौशाद साहब आप पे आ जाती हूँ ना, आप मुझे बताइए कि हमें जो रीजन दिया गया शिजा फातिमा साहिबा की तरफ से, वजीर मुमलिकत हैं बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए, उन्होंने कहा कि हमें कोई शौक नहीं है इंटरनेट बंद रखने का, ना ही हमें किसी से खतरा है, हमें तो बताया गया था कि ये कौमी सलामती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने बंद कर दिया। अच्छा जरा देखें, पहली बात तो ये कि ताहिर साहब हो सकता है इस बात को सुनने के बाद अपने हार जो है वो वापस कर लें, मुझे ना भेजें। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि जो शिजा फातिमा ने जो जिसे कहते हैं रीजनिंग जो है ना, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की नालायकी है जिस तरीके से वो ये काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फायरवॉल नस्ब की है। ऐसा नहीं कि दुनिया में ये इकदाम नहीं किए गए, दुनिया इस वक्त सोशल मीडिया से परेशान है, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है। हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी है कि यहाँ पे थोड़ा सा टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसके लिए भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किया था। लेकिन
जो मसला है ना, मसला ये है कि हमारे यहाँ ये जो बंदिश करना और हमारे यहाँ ये जो रास्ते बंद कर देना चीजों के, ये जो आसान हल ढूंढना बड़ा हमारा एक जिसे कहते हैं मशगला है। हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते। भाई फायरवॉल आपने नस्ब करनी है, अभी बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। अभी ये कह रहे हैं कि इस साल ये जो नवा साल शुरू हुआ है इसके अंदर एक और केबल हम बिछाने जा रहे हैं, जिसके बाद आपकी स्पीड जो है वो 8 गुना बढ़ जाएगी। भाई फायरवॉल लगानी थी तो आप पहले स्पीड बढ़ा लेकिन देते सर कि आपको firewall पता है, से मुझे भी speed पता है कि बढ़ा होगा क्या कि वो जो केबल है ना वो कोई शार्क आएगी और खा जाएगी। जी वो शार्क, वो एक ही शार्क हमने पाली हुई है जिसको हमारी केबलें खाने का शौक है। पता नहीं वो कौन सी शार्क है। बिलावल भी उस दिन पूछ रहे थे कि जनाब वो शार्क तो बताएं कि कौन सी है जिसको केबलें खाने का शौक है। मसला सिर्फ ये है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम जो सही बात है ना उसको भी गलत अंदाज से करने के आदी हो गए। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज हम इन हालात में हैं। आज हम इन हालातों में हैं। लेट्स सी इन हालात से में कौन निकालता है, मुज़ाकरात निकालते हैं या फिर इंटरनेट पर बंदिश जो है वो हमें इन हालात से निकालती है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप हमारे साथ थे। काशिफ रफीक साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब और ताहिर नईम मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाए। तमाम साहिबान का शुक्रिया और नाज़रीन आपका शुक्रिया। आपके प्रोग्राम देखा, कल मिलते हैं दोबारा आपसे।